कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं आरएस प्री के पर्सपेक्टिव से जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर इस श्रृंखला की बात करें तो इस श्रृंखला में जो हम इंडियन पॉलिटी के जो पीवाईक्यूज हैं यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। पीवाईक्यूज में हम कौन कौन से क्वेश्चनों को इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें जो यूपीएससी है, आरपीएससी है और अदर पीसीएस एग्जाम में अगर इंडियन पॉलिटी से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको इंक्लूड किया जा रहा है। और इन पीवाईक्यूज की सहायता से उस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास किससे संबंधित रहने वाली है? आप सभी को विदित है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत की संसद के बारे में पढ़ रहे हैं। जो पीछे की क्लास थी हमारे भारत की जो संसदीय प्रक्रिया है उस संसदीय प्रक्रिया को हमने पढ़ा है। और उसी संसदीय प्रक्रिया में आज हम कौन सी प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं कि हमारी संसद के अंदर जो बजट की प्रक्रिया चलती है वो बजट की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। अगर बात करें हमारी जो आज की क्लास का जो ओरिएंटेशन है वो इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से रहने वाला है, क्योंकि जो बजट का टॉपिक है वो हमारे इंडियन पॉलिटी में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है। लेकिन हम किस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने वाले हैं, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने वाले हैं। तो हेडिंग क्या लिखी है साथियों? हेडिंग लिखी है कि संसद में बजट ये या वार्षिक वित्तीय विवरण प्रक्रिया। क्या है कि संसद में बजट किस प्रकार से रखा जाता है और बजट की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, या उसी प्रकार से अगर बात करें कि संसद के अंदर जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की है। अगर हम बात करें कि भारत के अंदर किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है, भारत के अंदर शासन प्रणाली को अपनाया गया है संसदीय शासन प्रणाली को। किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो सबसे मुख्य विशेषता होती है कि इसमें क्या होता है? उत्तरदायी शासन होता है। क्या होता है? उत्तरदायी शासन होता है। यानी कि यहाँ पे क्या पाई जाती है? एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पाई जाती है, एक उत्तरदायी सरकार पाई जाती है। ये उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपको सभी को पता है कि मैंने ये सिद्धांत आपको डिस्कस भी किया है कि जो हमारी लोकसभा है वो उस लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल होता है वो बहुमत दल क्या होता है? अपनी सरकार का गठन करता है। किसका गठन करता है? सरकार का गठन करता है। इस सरकार को हम संविधान की भाषा में क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं या मंत्री परिषद बोलते हैं। कि जो मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनी रहती हैं। इसी को हम इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि लोकसभा क्या करती है? लोकसभा क्या करती है? जो हमारी सरकार है उस सरकार पर क्या करती है? निगरानी एवं नियंत्रण रखती है। क्या करती है? निगरानी और नियंत्रण रखती है। अब ये नियंत्रण एवं निगरानी किस प्रकार से रख सकती है कि प्रशासनिक मामलों में भी निगरानी रख सकती है, प्रशासनिक मामलों में भी नियंत्रण रख सकती है, और क्या कर सकती है कि सरकार के जो वित्तीय मामले हैं, कौन से मामले? सरकार के जो वित्तीय मामले हैं उस वित्तीय मामलों पर भी क्या किया जा सकता है? निगरानी एवं नियंत्रण रखा जा सकता है। इन्हीं वित्तीय मामलों पर निगरानी एवं नियंत्रण रखने के लिए सदन के अंदर कौन सी प्रक्रिया चलती है साथियों? बजट की प्रक्रिया चलती है। कौन सी प्रक्रिया चलती है? बजट की प्रक्रिया चलती है। अब देखो, अब हम ये देख लेते हैं कि इस बजट शब्द का क्या तात्पर्य है। बजट शब्द का सामान्य तात्पर्य यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है चमड़े का थैला, लेकिन अगर इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा होती है कि किसी भी संस्था द्वारा जो अपना आय एवं व्यय का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। आप भी अपने जीवन के अंदर जो आय एवं व्यय का जो लेखा जोखा रखते हैं वो क्या है? आपका बजट है। यानी कि आपको कितनी इनकम आने वाली है और आप कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, कितना खर्च करने वाले हैं, वो बजट है। अगर हम बात करें हमारे संविधान की, अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी बजट शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। कौन सी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है? बजट शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि फिर कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो हमारे संविधान में कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन सी शब्दावली? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यानी कि हमारा संविधान क्या बोलता है कि बजट को क्या बोलता है? कि वार्षिक वित्तीय विवरण बोलता है। अब देखो,
अब इस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इस क्लास के अंदर जो बजट की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि सदन के अंदर जो बजट रखा जाता है और बजट पारित होने तक किस प्रकार की एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, उस प्रोसीजर के बारे में जानने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं, उसके बाद में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं। यानी कि हमारी जो संसद है उस संसद के अंदर जो वित्तीय विधायन का तात्पर्य है कि वित्त से संबंधित जो विधेयक है, और वित्त से विधेयक जो संबंधित है वो कौन सा संबंधित है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो विधायन है उस विधायन के अंदर कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं आपको ये बताना है। अब देखो ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या लिखा है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कि हम आपको मैंने बता दिया कि संविधान में कहीं पे भी बजट शब्दावली का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम सामान्य चर्चा, परिचर्चा एवं लिखने के लिए कौन सी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं, बजट शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। कि नंबर 1 पे क्या किया जाता है, बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। नंबर 2 पे क्या होता है, बजट पर सामान्य चर्चा होती है। नंबर 3 पे क्या होता है, बजट की विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। और नंबर 4 पे क्या होता है कि अनुदान की मांग एवं कटौती प्रस्ताव आता है। नंबर 5 पे क्या होता है कि विनियोग विधेयक, और नंबर 6 पर क्या है, वित्त विधेयक। अब देखो ये जो प्रक्रिया है हमारी बजट की प्रक्रिया है, उस बजट की प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाली जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के विभिन्न चरण बताए गए हैं। अब देखो पहला चरण क्या होता है। पहले चरण में क्या किया जाता है कि सदन के अंदर बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। पहले चरण में क्या होता है, सदन के अंदर बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अब देखो किसके द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि बजट का जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष, कौन से वर्ष है, प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के आय व्यय के आंकलन, यानी कि इसका जो एस्टीमेट है, आंकलन का क्या किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा। और ये आय व्यय का जो आंकलन प्रस्तुत किया जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी को हम क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो क्या लिखा है, अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112, कौन सा आर्टिकल है साथियों, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो भारत सरकार के जो आय व्यय है उसका जो एस्टीमेट है या उसका जो आकलन है उसको क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब आप सभी को पता है कि इस प्रोविजन लिखा है कि राष्ट्रपति जी द्वारा क्या किया जाएगा, बजट रखा जाएगा। आप तो राष्ट्रपति का होने का तात्पर्य है कि वास्तविक शक्तियां किसके अंदर है, वास्तविक शक्तियां हैं साथियों सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। और राष्ट्रपति जी जो भी कार्य करते हैं वो कार्य किसकी एड एंड एडवाइस पर करते हैं, वो मंत्री परिषद की एड एंड एडवाइस पर कार्य करते हैं। तो वास्तव में ये बजट संसद पटल में किसके द्वारा रखा जाता है, वास्तव में रखा जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या लिखा है, राष्ट्रपति लिखा है, क्योंकि भारत की जो समस्त कार्यपालक शक्तियां या कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद में लिखा है कि प्रत्येक वर्ष, यानी कि हमारे संसद के सामने जो बजट की प्रक्रिया है या जो वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रक्रिया है वो प्रत्येक वर्ष संपन्न होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार 5 वर्ष में एक बार बजट रख देगी और उसके बाद में बजट रखने की उसको आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं साथियों, प्रत्येक वर्ष उसको क्या करना होगा, बजट का प्रस्तुत करना होगा। और बजट क्या केवल एक सदन में रखा जाएगा या दोनों सदनों में रखा जाएगा, तो लिखा है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष। तो दोनों सदनों के समक्ष का तात्पर्य है कि बजट लोकसभा में भी रखा जाएगा और राज्यसभा में भी रखा जाएगा, यानी दोनों सदनों में रखा जाएगा। और इसमें कौन सा बजट है, ये भारत सरकार का बजट है। यानी कि आर्टिकल 112 की बात करें
तो आर्टिकल 112 में किसका बजट है? भारत सरकार का बजट है। और बजट में होता क्या है कि जो आय एवं व्यय है उसका आकलन प्रस्तुत किया जाता है, उसका एस्टीमेट प्रस्तुत किया जाता है। और इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोला जाएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा। तो पहली प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले आर्टिकल 112 के तहत संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा क्या रखा जाता है साथियों? बजट रखा जाता है या बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर बोला गया है कि उसके बाद में बजट पर सामान्य चर्चा होगी। बजट पर क्या होगी? सामान्य चर्चा होगी। देखो, जैसे ही लोकसभा के अंदर बजट रख दिया गया और जैसे ही राज्यसभा में बजट रख दिया गया, उसके बाद में 3 से 4 दिन तक क्या होगा? दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा एवं परिचर्चा चलेगी। यहाँ पे सामान्य चर्चा एवं परिचर्चा चलने का तात्पर्य है कि बजट के जो सामान्य सिद्धांत हैं उन सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा एवं परिचर्चा की जाएगी। यानी बजट के अंदर किस प्रकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों के बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन इस बजट की सामान्य चर्चा एवं परिचर्चा पर यहाँ पे कंडीशन ये अप्लाई है कि इस चरण के दौरान जो विपक्ष पार्टी है वो विपक्ष पार्टी क्या नहीं कर सकती है? विपक्ष पार्टी कटौती प्रस्ताव नहीं लेके आ सकती है चरण नंबर 2 में। तो नंबर 2 पे हो गया बजट में सामान्य चर्चा एवं परिचर्चा। अब देखो 3-4 दिन तक क्या चली? दोनों सदनों के अंदर सामान्य चर्चा एवं परिचर्चा चली। उसके बाद में क्या हो जाता है? हमारा जो सदन है वो सदन कम से कम 3 से 4 सप्ताहों के लिए क्या हो जाता है? स्थगित हो जाता है। हमारा जो सदन होता है, सदन क्या हो जाता है? 3 से 4 सप्ताहों के लिए स्थगित हो जाता है। और जो बजट है उस बजट की जो भी अनुदान की जांचें हैं, बजट के अंदर जो भी अनुदान की मांग की गई है, बजट के अंदर जो भी अनुदान की मांग की गई है या बजट के अंदर सरकार द्वारा जिस प्रकार की भी जो मांगे रखी गई है, जिस प्रकार की जो नीतियां रखी गई हैं, उस पर क्या किया जाता है कि जो हमारी डिपार्टमेंटल कमेटीज हैं उस डिपार्टमेंटल कमेटीज द्वारा जांच की जाती है। डिपार्टमेंटल कमेटीज ये देखती हैं कि कौन से मंत्रालय द्वारा कौन कौन सी मांगे की गई हैं या कौन सी मांगे जायज़ हैं, क्या वास्तव में उस प्रकार की नीतियों की आवश्यकता है या नहीं है। इसका तात्पर्य है कि जो विभागीय समितियां हैं वो विभागीय समितियां क्या करती है कि जो भारत सरकार है उस भारत सरकार पर वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने का काम करती है या भारत सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो विभागीय समितियों द्वारा क्या किया जाता है कि विभागीय समितियों द्वारा सामान्य चर्चा एवं परिचर्चा के बाद में जो अनुदानों की मांगे हैं उसकी जांच की जाती है। अब देखो, जैसे ही विभागीय समितियों द्वारा जांच की गई उसके बाद में ये रिपोर्ट वापस किसके पास भेज दी जाएगी? ये रिपोर्ट वापस संसद के पास भेज दी जाएगी। यानी कि पुणे क्या होगा? संसद का सत्र प्रारंभ होगा। और पुणे जब संसद का सत्र प्रारंभ होगा तो अगला चरण आएगा साथियों अनुदानों की मांग। अगला कौन सा चरण है? अनुदानों की मांग एवं कटौती प्रस्ताव, यानी डिमांड ऑफ ग्रांट्स एंड कट मोशन। अब देखो, अनुदानों की मांग किसके द्वारा की जाएगी? अनुदानों की मांग की जाएगी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? सरकार के द्वारा की जाएगी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा की जाएगी। और जो अनुदानों की मांग है वो प्रत्येक मंत्रालय द्वारा अलग अलग अपनी अनुदानों की मांग रखी जाएगी। और उस अनुदानों की मांग के अंदर भारत की जो संचित निधि है उस पर भारित व्यय एवं जो सामान्य व्यय है उनको भी क्या किया जाएगा? अलग अलग प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार के जो राजस्व व्यय है और गैर राजस्व व्यय है उनको भी क्या किया जाएगा? अलग अलग प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि लोकसभा के अंदर चर्चा एवं परिचर्चा होगी और उस अनुदानों की मांग पर क्या होने वाला है? उसके बाद में मतदान होने वाला है। उस मतदान होने के बाद में ही ये माना जाएगा कि लोकसभा ने क्या कर दी है? अनुदानों की मांगों को स्वीकार कर लिया है। उसके बाद में लिखा है कि कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा? कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा विपक्ष के द्वारा। कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। कटौती प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा? ताकि क्या किया जा सके? ताकि हमारी जो सरकार है उस सरकार पर वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अगला चरण आता है विनियोग विधेयक का। अगला कौन सा चरण आता है? विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल। अब देखो, जैसे ही अनुदानों की मांग को स्वीकार कर लिया तो अब अभी अनुदानों की मांग को स्वीकार करने के बाद में जो चरण आएगा वो है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद में ही, एप्रोप्रिएशन बिल के पारित होने के बाद में ही जो हमारी संसद है वो संसद सरकार को क्या करती है? पैसा खर्च करने की अनुमति देती है। और उसके बाद में जो नंबर 6 चरण है वो 6 कौन सा चरण है? वित्त विधेयक है, यानी कि फाइनेंस बिल है। कौन सा बिल है? फाइनेंस बिल है, फाइनेंशियल बिल नहीं है। जो वित्तीय विधेयक होता है वो वित्तीय विधेयक का
उल्लेख तो कहां पे किया गया है, आर्टिकल 117 में किया गया है। कहां पे किया गया है, आर्टिकल 117 में किया गया है। यहां पे मैंने लिखा है वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या होता है कि जो आगामी वर्ष के लिए, जो आगामी जो वित्तीय वर्ष है और उस आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा कौन कौन से जो करारोपण लगाए जाएंगे, सरकार द्वारा जो टैक्स लगाए जाएंगे, उस टैक्स लगाने से संबंधित जो विधेयक होगा वो कौन सा विधेयक होगा, वित्त विधेयक होगा। कौन सा विधेयक होगा, वित्त विधेयक। तो ये तो है साथियों कि हमारे सदन के अंदर जो बजट की जो प्रक्रिया चलती है, उस बजट की प्रक्रिया के जो चरण है वो चरण। तो एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है और आगामी एग्जामों में भी ये चरण पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्या होता है कि बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, ये दोनों सदनों में होता है। उसके बाद में बजट पर क्या होती है, सामान्य चर्चा एवं परिचर्चा होती है, ये भी दोनों सदनों में होता है। उसके बाद में क्या होता है कि विभागीय समितियों द्वारा उसकी जांच की जाती है और विभागीय समितियां जो होती हैं वो लोकसभा की भी होती है और राज्यसभा, दोनों से मिलकर बनती है। और उसके बाद में आगामी जो 3 चरण हैं, यानी कि चरण नंबर 4, 5 और 6, ये केवल कहां पे चलते हैं, ये केवल लोकसभा में चलते हैं। क्योंकि क्लास की शुरुआत में ही मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अनुदानों की मांग की जाती है, कटौती प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद में विनियोग विधेयक और उसके बाद में वित्त विधेयक। ये जो प्रक्रियाएं हैं केवल कहां पे चलने वाली हैं, लोकसभा में चलने वाली हैं। तो पूरा ये सीक्वेंस वाइज हमारे क्या है कि बजट एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके चरण है। तो हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा उद्देश्य यह था कि हम क्या कर सके कि जो बजट की जो प्रक्रिया होती है उस पर, बजट की प्रक्रिया पर सामान्य रूप से डिस्कस कर सके। उसके बाद में जो स्पेसिफाई जो टॉपिक है उस स्पेसिफाई टॉपिक में हम आगे और डिस्कस कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किससे संबंधित है, कट मोशन से संबंधित है या कटौती प्रस्ताव से संबंधित है। पहले तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या होता है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, या वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या होता है। अर्थात ये क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि हमारे देश में जो संसदीय प्रक्रिया अपनाई गई है और उस संसदीय प्रक्रिया में जो विभिन्न प्रकार के जो साधन अपनाए गए हैं, उन साधनों का उद्देश्य क्या होता है। तो उन साधनों का उद्देश्य ये होता है ताकि क्या कर सके, सरकार को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाए रखा जा सके, या क्या बोल सकते हैं ताकि सरकार पर क्या की जा सके, निगरानी की जा सके या सरकार पर नियंत्रण बनाया रखा जा सके। अब देखो कटौती प्रस्ताव। अभी हमने देखा कि जैसे ही क्या किया जाता है, नंबर विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है, उसके बाद में वापस से लोकसभा का सत्र प्रारंभ होता है। किसका सत्र प्रारंभ होता है, लोकसभा का सत्र प्रारंभ होता है। और लोकसभा में सरकार द्वारा क्या रखी जाती है, अनुदानों की मांग रखी जाती है। सरकार द्वारा क्या रखी जाती है साथियों, अनुदानों की मांग रखी जाती है। और जब सरकार द्वारा अनुदानों की मांग रखी जाती है तो उसके विपक्ष में जो विपक्ष की जो पार्टी होती है या जो लोकसभा होती है, उस लोकसभा के द्वारा क्या रखा जाता है, कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। तो कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है, किसके द्वारा रखा जाता है, विपक्ष के द्वारा रखा जाता है। अब क्वेश्चन तो यही है कि क्यों रखा जाता है। ये इसलिए रखा जाता है ताकि क्या किया जा सके, ताकि सरकार पर वित्तीय नियंत्रण एवं वित्तीय निगरानी को बनाए रखा जा सके। ताकि सरकार पर क्या किया जा सके साथियों, वित्तीय नियंत्रण एवं वित्तीय निगरानी को बनाए रखा जा सके। अब देखो ऑप्शन देखते हैं कि सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना। यहाँ पे लिखा है कि सरकार की जो पॉलिसीज है उस पॉलिसीज पर नियंत्रण करना। और मैंने कहा है कि हालांकि नियंत्रण एवं निगरानी करनी है, लेकिन कौन सा नियंत्रण करना है, यानी कि आगे जो विशेषण लिखा हुआ है वो विशेषण कौन सा है साथियों, कि वित्तीय नियंत्रण करना है। कौन सा, कि फाइनेंशियल कंट्रोल करना है। उसके बाद में लिखा है सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना। तो कार्यवाही रोकने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ना कि कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव, जिसके बारे में हम पहले की क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में सी ऑप्शन में बोला गया है कि बजट प्रस्तावों के खर्चे में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। उसके बाद में डी ऑप्शन पहले देखते हैं कि सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। यानी कि अगर सभी वित्तीय लेन देनों को निरस्त कर दिया जाएगा तो उसके बाद में तो सरकार कार्य ही कैसे करेगी,
सभी अगर वित्तीय लेन देनों को निरस्त कर दिया जाएगा तो उसके बाद में तो सरकार कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिना पैसा तो सरकार किसी भी प्रकार की गतिविधियों का संचालित नहीं कर पाएगी। अब देखें, सी ऑप्शन में लिखा है कि बजट प्रस्तावों के खर्चे में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन इसमें यह बोला गया है कि बजट प्रस्ताव की सहायता से क्या किया जाता है, खर्चों में कमी की जाती है। जब खर्चों में कमी होगी तभी तो क्या होगा साथियों, वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित होगा। आपके पैसे खर्च करने की जो ताकत है उस पर अगर कंट्रोल किया जा रहा है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपके ऊपर कौन सा नियंत्रण किया जा रहा है, वित्तीय नियंत्रण किया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में लिखा है कि सरकार की नीतियों पर कंट्रोल करना, यहां पे लिखा जाता अगर वित्तीय नीतियों पर कंट्रोल करना, तो ये क्या हो सकता था, सही हो सकता था। तो ए और सी में से कौन सा एकदम करेक्ट है, उनमें से हमें चयन करना था। तो कौन सा सही होगा साथियों, सी सही होगा। अगर यही क्वेश्चन होता है कि प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या है, तो प्रश्नकाल के उद्देश्य में फिर कौन सा ऑप्शन हो जाता हमारा, ए ऑप्शन, क्योंकि प्रश्नकाल की सहायता से क्या करते हैं लोकसभा और राज्यसभा, सरकार की नीतियों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो इसका आंसर क्या हो गया साथियों, सी आंसर हो गया। और कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है कि कटौती प्रस्ताव की सहायता से जो लोकसभा होती है वो लोकसभा क्या करती है, हमारी जो सरकार है उस पर वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित करती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इधर ए बी सी डी में देख लेते हैं क्या लिखा है कि नीति अनुमोदन, यानी नीति निर्मोदन प्रस्ताव, यानी कि जो पॉलिसी कट मोशन होता है वो, उसके बाद में मितव्ययता प्रस्ताव या आर्थिक प्रस्ताव, इकोनॉमिक कट मोशन बोलते हैं, उसके बाद में टोकन कट यानी सांकेतिक प्रस्ताव, और उसके बाद में लिखा है लेखा अनुदान यानी वोट ऑन अकाउंट। एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इसका तात्पर्य क्या होता है। अभी हमने देखा कि लोकसभा में विपक्ष द्वारा क्या रखे जाएंगे, विपक्ष द्वारा साथियों कटौती प्रस्ताव रखे जाएंगे। कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है कि सरकार पर वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना है। क्वेश्चन ये राइज हुआ कि सरकार द्वारा कितने प्रकार के कटौती प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, तो सरकार द्वारा 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। एक तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव, नंबर 1 तो हो गया नीतिगत कटौती प्रस्ताव यानी पॉलिसी कट मोशन, और नंबर 2 है आर्थिक कटौती प्रस्ताव या इकोनॉमिक कट मोशन, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मितव्ययता प्रस्ताव भी बोल सकते हैं। और नंबर 3 की बात है तो कौन सा प्रस्ताव रखा जाएगा, सांकेतिक प्रस्ताव रखा जाएगा, यानी टोकन कट रखा जाएगा। अब देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन तीनों के क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो, जो नीतिगत कटौती प्रस्ताव है तो इसमें जो शब्दावली है, इस शब्दावली में भी ये दिखाई दे रहा है कि इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं क्या है कि जो सरकार की नीतियां हैं उस नीतियों का विरोध करना है। नीतिगत कटौती का उद्देश्य क्या होता है, जो सरकार द्वारा जिस प्रकार की जो नीतियां अपनाई जा रही है उस नीतियों का क्या करना है, विरोध करना है। अर्थात ये हुआ कि नीतिगत कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य ये होता है कि इसकी सहायता से क्या किया जाता है, जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको अस्वीकार किया जाता है, या सरकार की नीतियों को क्या कर दिया जाता है, अस्वीकृत कर दिया जाता है। और सरकार को बोला जाता है कि इस प्रकार की नीतियां अपनाने की बजाय आप कोई दूसरी वैकल्पिक नीति अपनाई जाए, आपके द्वारा क्या किया जाए, कोई दूसरी वैकल्पिक नीति को अपनाया जाए। और इस इकोनॉमिक कट मोशन के अंदर, इस इकोनॉमिक कट मोशन में क्या कर दिया जाता है कि जितना सरकार ने जो अनुदान की मांग रखी है, सरकार ने जितनी अनुदान की मांग रखी है उस अनुदान की मांग को घटाकर कितना कर दिया जाता है, केवल 1 रुपया कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया कर दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि 1 रुपया कम नहीं किया जाता है। ध्यान क्या रखना है कि नीतिगत कटौती प्रस्ताव में या पॉलिसी कट मोशन के अंदर 1 रुपया कम नहीं किया जाता है, अपितु जो अनुदान की मांग है उसको ही कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया कर दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय ने अनुदान की मांग की 1000 करोड़ की, कितने करोड़ की साथियों, 1000 करोड़ की मांग की, और वहां पे क्या कर दिया, जो लोकसभा है उस लोकसभा ने नीतिगत कटौती प्रस्ताव लाके बोल दिया कि हम आपको 1000 करोड़ रुपए नहीं देंगे, अपितु हम आपको कितना देंगे, 1 रुपया देंगे। क्या देंगे, 1 रुपया देंगे। तो इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे सरकार की क्या की जा रही है, फजती की जा रही है।
सिंपल वे में अगर मान लीजिए आप अपने घर वालों को बोलते हैं कि मेरे को कोचिंग करनी है और कोचिंग करने के लिए मेरे को कितने रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए। आपके घर वाले बोले कि हम आपको 2 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, हम आपको केवल कितने रुपए दे सकते हैं, 1 रुपये दे रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि आपके घर वालों ने जो आपकी कोचिंग करने की जो नीति है उसको क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। इसका तात्पर्य है कि आपके घर वाले बता रहे हैं कि आप कोई वैकल्पिक नीति अपनाइए, जैसे आप ऑनलाइन का भी एक माध्यम अपना सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है कि जो नीति होती है सरकार द्वारा रखी जाती है उसको विपक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और लोकसभा या विपक्ष द्वारा यह बताया जाता है कि आपको क्या करना है, कोई वैकल्पिक नीति या कोई अल्टरनेटिव नीति को अपनाना है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर जो पैसा होता है 1 रुपया कम नहीं किया जाता है, अपितु क्या कर दिया जाता है कि जितनी भी आपने अनुदान की मांग रखी है उसको कम करके कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया। कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया। तो यहां पे देखते हैं कि नीति निर्धन अनुमोदन प्रस्ताव में बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। बजट की मांग को कितना रुपया कर दिया जाए, 1 रुपया कर दिया जाए। यानी कि आपने 1000 करोड़ की मांग की और सरकार ने क्या कर दिया, उसको 1 रुपया कर दिया। तो ये तो क्या है, सही है। हमें पूछा है कि जो सही नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक कट मोशन क्या होता है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मितव्ययता प्रस्ताव भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि सरकार द्वारा जो खर्च किए जा रहे हैं उस खर्चों में क्या की जाए, कमी की जाए। सरकार द्वारा जो खर्च किए जा रहे हैं उस खर्चों में क्या की जाए, कमी की जाए, यानी कि इकोनॉमिक कट मोशन लाया जाता है। उस कमी के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, इकोनॉमिक कट मोशन रखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए सरकार ने ये बोला कि हम ग्रामीण विकास के करने के लिए जो मनरेगा की गतिविधियां चलाएंगे उसके लिए हम कितना पैसा करेंगे, 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो लोकसभा क्या बोलेगी कि आपको 100 करोड़ की बजाय आपको कितने पैसे स्वीकृत किए जाते हैं, आपको 95 करोड़ रुपए क्या किए जाते हैं, स्वीकृत किए जाते हैं कि आप यहाँ पे 5 करोड़ की क्या करो, बचत करो। 5 करोड़ की आपको क्या करनी है, बचत करनी है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए सिंपल वे में मितव्ययता प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव आपके घर वाले कब लेके आ सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने रूम का किराया मंगाया, यानी कि जयपुर में रहने के लिए आपने घर वालों से 20,000 रुपये मंगवाए और आपके घर वालों ने बोला कि हम 20,000 रुपये नहीं भेज सकते हैं, आपको 10,000 रुपये भेजेंगे। आप एसी रूम के बजाय किसी नॉर्मल रूम में रहने की व्यवस्था कर सकते हो, फ्लैट में रहने के बजाय कहीं पे नॉर्मल रूम में रहने की व्यवस्था कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके घर वाले कौन सा प्रस्ताव लेके आए हैं, आपके घर वाले जो प्रस्ताव लेके आए हैं वो है इकोनॉमिक कट मोशन, जिसका उद्देश्य होता है कि मितव्ययता यानी कि कम खर्च को करना, यानी कि जो वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित करना, यानी कि सरकार द्वारा जो ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं उस पर क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद में नंबर 3 पे है सांकेतिक प्रस्ताव यानी कि टोकन कट। कौन सा कट है, टोकन कट है। इसमें कितनी राशि को कम किया जाता है, इसमें क्या कर दिया जाता है साथियों, एक निश्चित राशि या एक निर्दिष्ट राशि को कम कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि 100 करोड़ की मांग की, आपकी कितने राशि कम कर दी, 5 करोड़ की राशि को कम कर दिया। तो मितव्ययता प्रस्ताव बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि क्या करती है, एक निर्दिष्ट राशि को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा, लेकिन हमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। सांकेतिक कटौती में क्या होता है कि जो भी आपने डिमांड की है, आपने डिमांड ऑफ ग्रांट रखी है, उसमें से केवल कितना पैसा कम कर दिया जाए, 100 रुपये कम कर दिए जाए। कितने रुपए कम कर दिए जाए, 100 रुपये कम कर दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो विपक्ष यहाँ पे होती है, वो विपक्ष यहाँ पे सरकार की किसी न किसी नीति पर एक शिकायत प्रस्तुत करना चाहती है। सरकार क्या करना चाहती है, एक शिकायत प्रस्तुत करना चाहती है। सिंपल वे में वही, आप घर वालों से मंगाए 10,000 रुपये और आपके घर वाले क्या भेजे कि 9,000, आपके घर वाले आपको भेज दे 9,900 रुपये, यानी कि 100 रुपये कम भेज दे। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने क्या किया है, एक आपसे शिकायत दर्ज की है। तो सांकेतिक प्रस्ताव में क्या होता है कि बजट की मांग में 100 रुपये क्या किया जाता है, 100 रुपये को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो तीनों जो कटौती प्रस्ताव के जो स्टेटमेंट हैं वो तो क्या है, सही है। उसके बाद में देखते हैं कि वोट ऑन अकाउंट या लेखा अनुदान क्या है। अब स्टेटमेंट में इधर लिखा है कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट को पारित करते हैं हम उसको तो क्या बोलते हैं साथियों, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। वार्षिक
वित्तीय विवरण बोलते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो ये लेखानुदान के बारे में जो ये स्टेटमेंट लिखा है वो गलत है, क्योंकि अगर बजट की मांगों को पूर्ण रूप से जो वित्तीय वर्ष के लिए जो पारित किया जाता है वो तो क्या होता है, वो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये लेखा अनुदान का ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। अब मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा लेखा अनुदान का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेखा अनुदान यानी वोट ऑन अकाउंट। अब देखो इसमें क्या होता है, एक्चुअली होता क्या था साथियों कि जो हमारा जो बजट है वो बजट पहले, अभी की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, और अब क्या हो रहा है। पहले कब रखा जाता था बजट को, रखा जाता था फरवरी के अंतिम सप्ताह में। कब रखा जाता था, फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च के प्रथम सप्ताह में रखा जाता था। और सामान्यतः हमारे जो बजट के पारित होने की जो प्रोसीजर होती है या जो बजट के जो विभिन्न चरण होते हैं उन चरणों को पार करने में कम से कम कितना महीने लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं। तो बजट पारित होने तक क्या आ जाता था, अप्रैल का अंतिम सप्ताह आ जाता था, अप्रैल का अंतिम सप्ताह आ जाता था, या क्या आ जाता था, जो मई है उस मई का प्रथम सप्ताह आ जाता था। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर जो वित्तीय वर्ष है यानी कि जो भारत में जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर कब से प्रारंभ हो जाता है, वो तो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है। अब देखो यहाँ पे तो ये हो रहा है कि मई तक या अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक बजट ही पारित नहीं हो रहा है, और हमारा जो वित्तीय वर्ष है वित्तीय वर्ष तो कब से पारित हो रहा है, 1 अप्रैल से पारित हो रहा है। उस कंडीशन में सरकार पैसा खर्च कैसे करेगी, क्योंकि सरकार को पैसा तो तब मिलेगा ना जब बजट की प्रक्रिया पूरी होगी। तो उसके लिए क्या किया गया, हमारे संविधान में एक वैकल्पिक माध्यम को अपनाया गया था जिसको क्या बोला जाता था, लेखा अनुदान यानी वोट ऑन अकाउंट। इसमें क्या कर दिया जाता था कि जो भी अनुदानों की मांग है, जो भी अनुदानों की मांग की गई है उस अनुदानों की मांग में से कुछ राशि सरकार को क्या कर दी जाती थी, एडवांस में यानी अग्रिम दे दी जाती थी, एडवांस में दे दी जाती थी, ताकि जब तक बजट पारित ना हो तब तक सरकार क्या कर सके, उस पैसे को खर्च कर सके। ऐसा प्रोविजन था जब हमारा बजट कब रखा जा रहा था, फरवरी के अंतिम सप्ताह में रखा जा रहा था। लेकिन फिर इस लेखानुदान की समस्या को देखते हुए हम भारत सरकार ने क्या डिसीजन लिया कि अब हम बजट कब रखेंगे, फरवरी के प्रथम सप्ताह। कब रखेंगे, फरवरी के प्रथम सप्ताह में। जब बजट रखा जाएगा फरवरी के प्रथम सप्ताह में तो ये पारित कब तक हो जाएगा, मार्च के अंतिम सप्ताह तक पारित हो जाएगा। मार्च के अंतिम सप्ताह तक क्या हो जाएगा साथियों, पारित हो जाएगा। और 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष होगा, 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तब तक जो भी सरकार का जो बजट है वो सरकार को पूरा बजट मिल जाएगा। यानी कि उसके बाद में सरकार को कुछ राशि लेने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु उसको पूरा ही बजट है जो पारित हुआ है उतनी राशि उसको दे दी जाएगी। तो पिछले 4 या 5 वर्षों में जब से हमारा बजट 1 फरवरी को या फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाने लगा है तब से सरकार को लेखा अनुदान की आवश्यकता नहीं होती है। तो लेखा अनुदान में क्या होता है कि सरकार को कुछ राशि कुछ समय के लिए, सरकार को कुछ राशि क्या कर दी जाती थी, कुछ समय के लिए एडवांस में दे दी जाती थी। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या लिखा है कि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा नहीं किया जाता है, अपितु कुछ समय अवधि के लिए किया जाता है, सरकार को एडवांस में पैसा दे दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है वोट ऑन अकाउंट का। तो हमने क्या जाना कि 3 प्रकार के जो कटौती प्रस्ताव है उन कटौती प्रस्ताव के बारे में देख लिया है, जो वोट ऑन अकाउंट है वोट ऑन अकाउंट का कॉन्सेप्ट देख लिया है, जो बजट की प्रक्रिया है उसको भी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 किससे संबंधित है, इसको देखते हैं कि भारत की संचित निधि से भारित व्यय यानी कि जो इंडिया का जो कंसोलिडेट फंड है उस पर जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसके विषय में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन किससे संबंधित है, भारत की संचित निधि। और भारत की संचित निधि में भी किससे संबंधित है कि जो भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय है उस भारित व्यय से संबंधित है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, अगर हम बात करें भारत की संचित निधि के बारे में पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। संचित निधि, अगर बात करें आर्टिकल 266 के क्लोज फर्स्ट की, 266 का जो क्लोज फर्स्ट है उस क्लोज फर्स्ट में यह लिखा है, क्या लिखा है कि इसके अंदर भारत की संचित निधि और इसी आर्टिकल में यानी कि इसी आर्टिकल में भारत की संचित निधि एवं राज्यों की जो संचित निधि है उसका प्रावधान किया गया है।
संचित निधि, उसका प्रावधान किया गया है। जो संचित निधि में जो पैसा आता है, वो संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है कि भारत सरकार के जितने भी जो डायरेक्ट टैक्स है या भारत सरकार के जितने भी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जैसे जीएसटी, वहाँ से आने वाला जो पैसा है वो पैसा कहाँ पे रखा जाएगा, कौन सी निधि में रखा जाएगा, वो पैसा रखा जाएगा संचित निधि में रखा जाएगा। उसी प्रकार से अगर भारत सरकार ने कोई ऋण दिया है और उस ऋण की वसूली से उनके पास में जो वापस पैसा आ रहा है, वो उस पैसे को भी कहाँ पे रखा जाएगा, संचित निधि में रखा जाएगा, यानी कि भारत का जो कंसोलिडेट फंड है उस कंसोलिडेट फंड में रखा जाएगा। संचित निधि पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? संचित निधि पर जो नियंत्रण होता है वो लोकसभा का होता है या जो हमारी संसद है उसका नियंत्रण होता है। अब है कि इससे जो व्यय किए जाते हैं, भारत की संचित निधि से जो व्यय किए जाते हैं वो वे दो प्रकार के होते हैं। वो एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं। एक तो भारत जो संचित निधि है उस संचित निधि पर भारित व्यय यानी चार्ज एक्सपेंडिचर, और एक होता है सामान्य व्यय यानी जनरल एक्सपेंडिचर। अब देखो, हमारा क्वेश्चन था भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से तात्पर्य क्या है, यानी कि संचित निधि पर जो भारित व्यय है उसका सामान्य क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि भारत की जो संचित निधि पर भारित व्यय है उस पर क्या किया जा सकता है, सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर केवल क्या की जा सकती है, चर्चा एवं परिचर्चा की जा सकती है। इस पर क्या हो सकती है, केवल चर्चा एवं परिचर्चा हो सकती है। क्या हो सकती है? चर्चा एवं परिचर्चा हो सकती है। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, भारित व्यय पर कभी भी सदन में मतदान नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? वोटिंग नहीं हो सकता है। अब वोटिंग क्यों नहीं हो सकता है उसको जान लेते हैं। भारित व्यय पर क्या नहीं हो सकता है? वोटिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। या भारित व्यय का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्यों अपनाया गया है? इस कॉन्सेप्ट को इसलिए अपनाया गया है ताकि हमारे देश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो संवैधानिक पदाधिकारी क्या कर सके, स्वायत्त रूप से कार्य कर सके, ऑटोनोमी रूप से कार्य कर सके। ये भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय है इसका कॉन्सेप्ट क्यों अपनाया गया है? ताकि हमारे जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो क्या कर सके, स्वायत्त रूप से कार्य कर सके, ऑटोनोमी रूप से कार्य कर सके। अब देखो, स्वायत्त शब्द का क्या तात्पर्य होता है? सामान्य व्यक्ति के साथ में जुड़ती है स्वतंत्रता, यानी जब व्यक्ति पर क्या हो, प्रतिबंधों का अभाव हो तो उसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता। उसी प्रकार से वही स्वतंत्रता जब हम किसी संस्था को प्रदान कर दे, किसी इंस्टीट्यूट को प्रदान कर दे, तो वो क्या बन जाता है? स्वायत्तता बन जाता है। तो हमारे देश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन संवैधानिक पदाधिकारियों को क्या करना चाहिए? हमें स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ताकि वो क्या कर सके, वो निष्पक्ष रूप में और तटस्थ रूप में क्या कर सके, कार्य कर सके, निष्पक्ष रूप में एवं तटस्थ रूप में कार्य कर सके। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि हमें ये जो भारत की संचित निधि है उस भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, उस भारित व्यय में कौन कौन से व्यय को सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन से व्यय को सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पे कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों का नाम है, उसको देख लेते हैं। नंबर एक जो राष्ट्रपति को जो मिलने वाले जितने भी जो वेतन, भत्ते, पेंशन, ये सभी किस पर होते हैं? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। नंबर 2 कि राज्यसभा एवं लोकसभा, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो सभापति हैं और राज्यसभा के जो उपसभापति हैं और जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, उनको मिलने वाले जो वेतन एवं भत्ते हैं वो भी क्या होते हैं? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनको मिलने वाले जो वेतन भत्ते एवं पेंशन, वो भी क्या है? भारत की संचित निधि पर भारित है। उसके बाद में नंबर 4 की बात की जाए तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो पेंशन मिलती है वो पेंशन क्या है? भारत की संचित निधि पर भारित है। जबकि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो किस पर भारित होते हैं? वो राज्य की जो संचित निधि होती है उस राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो केग यानी CAG यानी भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका जो वेतन एवं भत्ता है वो भी किस पर भारित होता है? भारत की संचित निधि पर भारित होता है। और इसके अलावा ये लिखा है कि जो भारत सरकार की जितनी भी देयताएं हैं, भारत सरकार की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, वो लाइबिलिटीज़ भी क्या होती हैं? भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं। भारत सरकार की लाइबिलिटीज़ का क्या तात्पर्य होता है साथियों? अगर आपने किसी को 500 रुपये दिए, ए ने मान लीजिए बी को क्या दिए? 500 रुपये दिए,
तो ए के की तो क्या है, ये एसेट्स है। ए के लिए तो ये क्या है, परिसंपत्ति है। ए के लिए तो क्या है, ये एसेट्स है या परिसंपत्ति है। लेकिन क्योंकि ये बी को दिए हैं तो बी के लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है या बी के लिए क्या है, ये देता है। इसका तात्पर्य है कि अगर भारत सरकार ने अगर मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से या अन्य किसी भी संस्था से पैसे जो उधार लिए हैं, तो भारत सरकार के लिए वो क्या पैसे क्या है, देताएं हैं। तो उन देताओं को चुकाने का जो फर्ज है या जो कर्ज है वो क्या है, भारत सरकार की देयताएं होती हैं। और ये भारत सरकार की देयताएं क्या होती है, हमारी जो संसद है, जो हमारी भारत सरकार की जो संचित निधि है, उस संचित निधि पर भारित होती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो ये प्रोविजन लिखा है कि संसद विधि का निर्माण करके अन्य किसी व्यय को भी क्या कर सकती है, भारत की संचित निधि पर भारित कर सकती है। तो संसद ने विधि का निर्माण करके जो यूपीएससी है, यूपीएससी के जितने भी सदस्य हैं, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के जितने भी सदस्य हैं, या यूपीएससी द्वारा होने वाला जितना भी जो प्रशासनिक व्यय है, उसको क्या कर दिया गया है, भारत सरकार की जो संचित निधि है, उस संचित निधि पर क्या कर दिया गया है, भारित कर दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि यूपीएससी के जो सदस्य हैं या उन पर जो उनका जो व्यय है वो क्या किस पर भारित है, वो हमारी संचित निधि पर भारित है। लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, अपितु संसद द्वारा विधि का निर्माण करके किया गया है। एक जो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको उनके जो सदस्य हैं उनको मिलने वाले जो वेतन भत्ते एवं प्रशासनिक व्यय वो क्या नहीं है, भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। क्योंकि समय समय पर ये मांग की जा रही है कि उनको मिलने वाले जो व्यय हैं, उनको मिलने वाले जो वेतन हैं, जो भत्ते हैं, उनको भी क्या किया जाए, जो संचित निधि है उस संचित निधि पर भारित किया जाए। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि भाई संचित निधि पर भारित व्यय का तात्पर्य क्या होता है। उसके बाद में संचित निधि पर जो भारित व्यय का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमारे संविधान में क्यों इंक्लूड किया गया। उसके बाद में कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी ऐसे हैं जिनको मिलने वाले जो वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या है कि भारत की संचित निधि से जो भारित व्यय है उसके विषय में कौन सा कथन सत्य है। ए स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि संसद इस पर मतदान कर सकती है। अभी मैंने बताया कि भारित व्यय का तात्पर्य ही होता है कि इस पर सदन में चर्चा एवं परिचर्चा तो की जा सकती है, सदन में चर्चा एवं परिचर्चा की जा सकती है, लेकिन सदन में उस पर क्या नहीं किया जा सकता है, मतदान नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया साथियों, गलत हो गया। बी में क्या बोला है कि संसद में इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, इस पर संसद में चर्चा एवं परिचर्चा की जा सकती है, लेकिन इसमें संसद में क्या नहीं हो सकती है, संसद में इस पर मतदान नहीं हो सकता है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें लिखा है कि सरकारी देयताएं भी भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं। अभी मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि भारत सरकार की देयताएं का क्या तात्पर्य है। भारत सरकार की देयताओं का तात्पर्य है कि भारत सरकार ने जितना भी जो ऋण ले रखा है वो ऋण भारत सरकार के लिए क्या है, देयताएं हैं, उनको चुकाना भारत सरकार का जो फर्ज है वो उसको किसके अंदर सम्मिलित किया गया है, भारत की संचित निधि में सम्मिलित किया गया है। डी ऑप्शन में क्या लिखा है कि उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों का जो पेंशन, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को जो पेंशन मिलती है वो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। अभी मैंने बताया कि भारित हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलने वाले जो वेतन एवं भत्ते वो तो किसके द्वारा दिए जाएंगे, वो तो दिए जाएंगे राज्य सरकार की जो राज्यों की जो संचित निधि है उसके माध्यम से। जबकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को जो पेंशन मिलती है वो पेंशन कहाँ से मिलती है, वो किस पर भारित होती है, भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल कौन सा हो जाएगा साथियों, सी से ही हो जाएगा। अब देखो ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो पेंशन है उसको भारत की संचित निधि पर भारित क्यों रखा गया है। तो कॉन्सेप्ट आप सभी को पता ही है कि भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारत के अंदर एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी को अपनाया गया है। इसीलिए जो लास्ट में जो पेंशन दी जाती है ये पेंशन किसके द्वारा दी जाती है, भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को, उसके बाद में डिस्कस करते हैं जो टॉपिक है उसको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल किससे संबंधित है, विनियोग विधेयक से संबंधित है। के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि संचित निधि में से कोई भी राशि हमारी भारत की जो कंसोलिडेट फंड है
उसमें से कोई भी राशि विनियोग विधेयक के अलावा किसी अन्य माध्यम से निकाली नहीं जा सकती है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्या संचित निधि में से अगर पैसा निकालना है तो उस पैसे निकालने के लिए क्या विनियोग विधेयक का पारित होना जरूरी है? क्या विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद में ही भारत की संचित निधि में से पैसा निकाला जा सकता है? ऐसा बोला है स्टेटमेंट नंबर 1 में। उसके बाद में इस विधेयक में उन व्ययों का उल्लेख नहीं होता है जो संचित निधि पर भारित होता है। सी में लिखा है कि विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है, इसलिए उस पर धन विधेयक के सभी नियम लागू होते हैं। अब देखो इसको समझते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि बजट के विभिन्न चरण होते हैं, उस चरण के अंदर हमने पहले क्या देखा था कि सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद में उन पर क्या चलती है, बजट पर सामान्य चर्चा या परिचर्चा चलती है, उसके बाद में विभागीय समितियों द्वारा क्या की जाती है, जो अनुदान होते हैं अनुदानों की जाँच की जाती है, उसके बाद में वापस से लोकसभा के अंदर लोकसभा में मंत्रालयों द्वारा क्या रखी जाती है, अनुदानों की मांग रखी जाती है, विपक्ष क्या लाता है, कटौती प्रस्ताव लाता है, और अनुदानों की मांग के बाद में कौन सी प्रक्रिया होती है, विनियोग विधेयक। अब देखो जैसे ही लोकसभा ने अनुदानों की मांग को क्या कर लिया साथियों, स्वीकार कर लिया, अनुदानों की मांग को स्वीकार कर लिया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि लोकसभा ने जो हमारी सरकार है उस सरकार को पैसा खर्च करने के लिए ऑथराइज्ड कर दिया है। लोकसभा ने क्या कर दिया है, जो हमारी सरकार है उस सरकार को पैसा खर्च करने के लिए ऑथराइज्ड कर दिया है या अधिकृत कर दिया है, लेकिन अभी पैसा दिया नहीं है। अभी उनको ये बताया कि हम भाई आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, 1000 करोड़ रुपए चाहिए, हम आपको 1000 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन अब देंगे कैसे? देने के लिए क्या होगा कि भारत में किस प्रकार का शासन है, भारत में विधि का शासन है। अब भारत में अगर विधि का शासन है तो आपको पैसा लेना है तो उसके लिए कोई ना कोई विधेयक लेकर आना पड़ेगा, कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, विनियोग विधेयक लेके कोई ना कोई बिल लेकर आना पड़ेगा। तो इसमें सरकार जो विधेयक लेकर आती है वो सरकार लेके आती है विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक लेकर आती है? विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल। अब देखो ये जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है, इस एप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है कि जो भारत की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि में से सरकार को पैसा खर्च करने की अनुमति मिल जाती है। सरकार को पैसा खर्च करने की अनुमति मिल जाती है और सरकार को जितना जो अनुदान की मांग थी और जितने अनुदान की मांग पारित हुई थी उतना पैसा क्या कर दिया जाता है, सरकार को दे दिया जाता है। सरकार को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो विनियोग विधेयक क्या है कि विनियोग विधेयक की सहायता से हम क्या करते हैं कि जो भारत की संचित निधि है उस संचित निधि में से सरकार क्या कर सकती है, पैसा निकाल सकती है। विनियोग विधेयक क्या है कि विनियोग विधेयक की सहायता से भारत सरकार जो भारत की जो संचित निधि है उस संचित निधि में से पैसा निकाल सकती है, यानी पैसा निकालने की उसको अनुमति मिल जाती है। उतनी ही अनुमति मिलेगी जितने की अनुदानों की मांग को क्या कर दिया गया था, स्वीकार कर दिया गया था। तो ए ऑप्शन में क्या बोला गया है कि संचित निधि में से कोई भी राशि विनियोग विधेयक के अलावा अन्य किसी माध्यम से नहीं निकाली जा सकती है। सही है, क्योंकि भारत सरकार को अगर पैसा खर्च करना है तो पैसा खर्च करने के लिए उसको कौन सा विधेयक पारित करना पड़ेगा, विनियोग विधेयक को पारित करना पड़ेगा। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद में सरकार को क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 की कि इस विधेयक में उन व्ययों का एक्सपेंडिचर का उल्लेख नहीं होता है जो संचित निधि पर भारित होते हैं। अब देखो हमारे संविधान में ही ये लिखा है कि जब अनुदानों की मांग की जाएगी तो अनुदानों की मांग को इस प्रकार से लिखा जाएगा कि अलग अलग लिखा जाएगा कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन से हैं, संचित निधि पर भारित व्यय और सामान्य व्यय। भारत सरकार की संचित निधि पर भारित व्यय और सामान्य व्यय इनका क्या किया जाएगा, अलग अलग उल्लेख किया जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उन व्ययों का उल्लेख नहीं होता है, जबकि उल्लेख क्या होता है साथियों, होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही बोल रहा है। आर्टिकल 112 में लिखा है कि सरकार जब अपने एक्सपेंडिचर बताएगी तो एक्सपेंडिचर के अंदर जो भारत की संचित निधि पर भारित हुए हैं चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेट फंड उसको अलग बताएगी और जो जनरल एक्सपेंडिचर है उसको अलग बताएगी। नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि विनियोग विधेयक
धन विधेयक होता है, इसलिए उस पर धन विधेयक के सभी नियम लागू होते हैं। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 110 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 110 में क्या दिया हुआ है? धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है, यानी जो मनी बिल है उस मनी बिल की परिभाषा दी है। उस मनी बिल की परिभाषा के अंदर एक प्रोविजन ये है कि एक प्रोविजन क्या है कि संचित निधि में से धन का विनियोग संचित निधि में से धन का विनियोग क्या माना जाएगा? धन विधेयक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अगर हमारी कंसोलिडेट फंड है, उस कंसोलिडेट फंड में से क्या किया जा रहा है, जो धन है उसका एप्रोप्रिएशन किया जा रहा है, तो एप्रोप्रिएशन को क्या माना जाएगा? धन विधेयक माना जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि धन विधेयक की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को देखने पर यह लिख रहा है कि संचित निधि में से जो धन का विनियोग है वो क्या है? धन विधेयक है। और ये विनियोग ही क्या है साथियों? विनियोग विधेयक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि विनियोग विधेयक क्या है? विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है। अगर मैं बात करूं ये धन विधेयक है, ये क्या है? धन विधेयक है, तो उसका एक पार्ट क्या होता है? विनियोग विधेयक है। अब जब विनियोग विधेयक क्या है? धन विधेयक है, तो इसका तात्पर्य है इसको पारित करने के लिए, विनियोग विधेयक को पारित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा? कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा? वही प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा जो किसके लिए की जाती है? धन विधेयक के लिए की जाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि धन विधेयक पर जो विनियोग विधेयक है, उस विनियोग विधेयक पर वापस पावर किसके पास में आ जाएगी? लोकसभा के पास में आ जाएगी। और राज्यसभा उसको केवल क्या कर सकती है? 14 दिन तक की देरी कर सकती है, उस पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो गलत कौन सा हुआ? गलत नंबर 2। उसके बाद में देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा साथियों? सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन किससे संबंधित था? विनियोग विधेयक से संबंधित था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं उस पर विचार करना है। नंबर ए क्या बोला है? नंबर 1 में बोला है कि अनुदानों की मांग पर मतदान लोकसभा का विशेषाधिकार है। नंबर 2 पे बोला गया है कि अधिक अनुदान यानी एक्सेस जो ग्रांट है एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है और किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवाओं में इसका कोई हिस्सा नहीं होता है। नंबर 3, अपवादा अनुदान किसी अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए होता है। और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। अब देखो एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। अनुदानों की मांग पर मतदान लोकसभा का विशेषाधिकार है। मैंने आपको बताया कि जो बजट की प्रक्रिया होती है, बजट की प्रक्रिया में नंबर 1 पर क्या होता है? बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और ये बजट का प्रस्तुतिकरण क्या चलता है? दोनों सदनों में चलता है। नंबर 2 पे क्या होती है? सामान्य चर्चा चलती है। और ये सामान्य चर्चा भी क्या चलती है? दोनों सदनों में चलती है। नंबर 3 पे क्या होती है? विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। क्या की जाती है? विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। और ये जो विभागीय समितियों द्वारा जो जांच की जाती है ये भी दोनों सदनों में की जाती है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है अनुदानों की मांग करना, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो केवल कहाँ पे चलती है साथियों? लोकसभा में चलती है। केवल कहाँ पे चलती है? लोकसभा में चलती है। तो मंत्रालयों द्वारा जो अनुदानों की मांग रखी जाती है, ये अनुदानों की मांग कहाँ पे रखी जाती है? ये मांग रखी जाती है लोकसभा में। कहाँ पे रखी जाती है? लोकसभा में। तो ये अनुदानों की मांग पर जो वोटिंग राइट करने का जो लोकसभा को क्या है? विशेषाधिकार है। जब अनुदानों की मांग ही केवल लोकसभा में रखी जाएगी तो इस पर वोटिंग किसके द्वारा की जाएगी? केवल लोकसभा के द्वारा की जाएगी। ऐसा विशेषाधिकार लोकसभा को इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 75 का क्लोज 3 ये बोलता है कि जो हमारी सरकार है यानी जो हमारी मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से क्या है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पे लोकसभा कौन सा उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर रही है? वित्तीय उत्तरदायित्व सरकार का सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। तो ए ऑप्शन तो क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यानी कि दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि अधिक अनुदान यानी एक्सेस जो ग्रांट होती है एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है और
किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवाओं में इसका कोई हिस्सा नहीं होता है। एक्सेस अनुदान में क्या होता है साथियों, एक्सेस अनुदान में ये होता है, अगर मान लीजिए आपको किसी भी खर्च के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए, अगर मान लीजिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसको कितने पैसे दिए गए, 100 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए दिए गए, और सरकार ने क्या कर दिया साथियों, 100 करोड़ की बजाय 110 करोड़ रुपए उसके खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए, 110 करोड़ रुपए खर्च हो गए, यानी कि जितनों उनको ग्रांट की गई थी उसमें से क्या हो गए, अधिक खर्चा हो गया, उसमें से क्या हो गया, अधिक खर्चा हो गया। तो यह है अधिक अनुदान, और अधिक अनुदान का जो प्रोविजन है उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है। क्या होता है, उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है, जबकि इसमें लिखा है कि वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवाओं से इसका कोई हिस्सा नहीं होता है। जो वित्तीय वर्ष है उसके अंदर जो वर्तमान सेवाएं हैं उसी से संबंधित होता है। होता क्या है कि उसी के तहत क्या होता है कि एक्स्ट्रा रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। जैसे जयपुर में रहने के लिए आपके घर वालों ने आपको भेजा 10,000 रुपये, लेकिन आपने क्या कर दिए साथियों, जयपुर में रहने के लिए ही, किस उद्देश्य के लिए भेजे थे, जयपुर में रहने के लिए, और आपने क्या कर दिया, 11,000 रुपये खर्च कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस अनुदान, यानी कि एक्सेस ग्रांट हो गया। तो ये है अधिक अनुदान। तो इसमें लिखा है कि वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवाओं से इसका कोई हिस्सा नहीं होता है, तो वर्तमान वर्ष से ही इसका हिस्सा होता है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि अपवादा अनुदान किसी अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए होता है। अब देखो, जीवन में जो अपवाद होता है वो सामान्य नियम नहीं होता है। अब जब सामान्य नियम नहीं होता है, इसका मतलब अपवाद का तात्पर्य होता है जो अप्रत्याशित घटनाएं हैं। अप्रत्याशित घटनाएं कैसे, जैसे लॉकडाउन की जो सिचुएशन थी वो क्या थी, हमारे जीवन की एक अप्रत्याशित घटना थी। अब मान लीजिए सरकार ने क्या किया कि सरकार ने जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, यानी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उस हेल्थ मिनिस्ट्री को कितने रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए। लेकिन जब कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो कोविड जैसी सिचुएशन में सरकार को क्या करना था, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास में जो पैसे थे उससे ज़्यादा खर्च करने थे, क्योंकि वो जो इवेंट थी वो अप्रत्याशित आ गई थी। तो उस कंडीशन में सरकार क्या कर सकती है कि यहाँ पे 100 करोड़ की बजाय कितने करोड़ की आवश्यकता हो सकती है, सरकार को 1000 करोड़ की आवश्यकता हो सकती है। तो ये 1000 करोड़ की आवश्यकता कब हुई, जिसका सरकार को कोई अनुमान नहीं था, यानी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उस एक्सपेक्टेशन के बावजूद भी सरकार पर अचानक से क्या आ गया, ऐसी डिमांड क्रिएट हो गई। तो उस कंडीशन में सरकार द्वारा जो लोकसभा में जो मांग रखी जाती है, वो कौन सी मांग रखी जाती है, कौन सी डिमांड रखी जाती है, कौन सी ग्रांट रखी जाती है, वो रखी जाती है साथियों अपवादा अनुदान। तो इसमें अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए होता है। तो सिंपल है कि जैसे कोविड जैसी जो अप्रत्याशित सिचुएशन थी उसके लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। तो कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 से ही हो जाएगा। तो करेक्ट ही तो हमें पूछा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है और यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से हम कुछ एक ट्रिक निकालेंगे कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने की। वो ट्रिक क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम में आती हैं। संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि संसद द्वारा जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं निगरानी रखी जाती है। ऐसा मैंने आपको बार बार बता दिया है साथियों। अब देखो ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। इतना बड़ा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो अगर इस एक क्वेश्चन के पूरे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो 4-5 मिनट यही क्वेश्चन ले लेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि सीधे ऑप्शन में चल सकते हैं, और ऑप्शन में देख के ये आप सर्च कर सकते हो जिस भी क्वेश्चन के अंदर 3 से ज्यादा स्टेटमेंट है। कितने से ज्यादा स्टेटमेंट है, 3 से ज्यादा स्टेटमेंट है। तो उस क्वेश्चन के अंदर आप सीधे कहां पे जाओ, ऑप्शन में जाओ। ऑप्शन में जाके हमें क्या करना है कि चारों ऑप्शन में से कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट देखना है इनमें से जो कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन चारों के अंदर देखता हूं तो मेरे को जो 4 नंबर स्टेटमेंट है वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें है, यानी कि 4 नंबर स्टेटमेंट मेरे को ज्यादातर ऑप्शन के अंदर कॉमनली दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम 4 नंबर स्टेटमेंट को देख लेते हैं बाकी, क्योंकि अगर ये हुआ कि साथियों इसमें 4 अगर सही हो गए, गलत हो गया, तो फिर तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 4 नंबर स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ते हैं कि संसदीय बजट का कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमान, यानी जो हमारे इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक एस्टीमेट होते हैं, समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमान यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक एस्टीमेट हैं, तथा वे यानी कि एक्सपेंडिचर हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक यानी कि फिक्स टाइम में
अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू। मध्यवर्षीय क्या होता है? रिव्यू होता है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत कठिन है। ये पूछा जा रहा है कि जो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमी है, उस मैक्रो इकोनॉमी के जितने भी जो एस्टिमेट है यानी पूर्वानुमान है या जो एक्सपेंडिचर है, उनका क्या एक फिक्स टाइम पे रिव्यू होता है क्या मध्यवर्षीय रिव्यू होता है क्या, यानी कि 6 माह के अंदर रिव्यू होता है क्या? तो ऐसा भारत में नहीं होता है। ऐसा भारत की जो संसदीय प्रक्रिया है या जो भारत की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, ऐसा भारत की संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में चलती है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चलती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं चलती है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैक्रो इकोनॉमी का जो एस्टिमेट है वो पूरे वर्ष के बाद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। तो वो पूर्वानुमान भी नहीं होता है, वो तो क्या होता है, पीछे के वर्ष में जो सरकार ने क्या किया है क्या नहीं किया है उसका एक रिव्यू दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि क्या 6 माह के अंदर ऐसा रिव्यू होता है क्या? तो ऐसा रिव्यू नहीं होता है। इसीलिए 4 नंबर स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। जब 4 नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बाकी के जो स्टेटमेंट हैं उन स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कि नंबर 1 स्टेटमेंट में बोला गया है कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। तो आर्टिकल 112 के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे? संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेंगे, यानी आय व्यय का जो लेखा जोखा होगा उसको प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद में नंबर 2 पे, यानी कि सही हो गया, नंबर 2 पे है विनियोजन, यानी कि जो विनियोग विधेयक होता है उसको हिंदी के अंदर विनियोग भी लिख देते हैं, विनियोजन भी बोल देते हैं। इंग्लिश में एक शब्द याद रखे हैं आप, एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद में ही भारत की संचित निधि में से मुद्रा निकाल पाना। अभी मैंने विनियोग विधेयक जब डिस्कस किया, मैंने बताया कि आप भारत की संचित निधि में से पैसा तभी ही निकाल सकते हैं जब आप कौन सा विधेयक पारित कर पाते हैं? जब विनियोग विधेयक पारित हो पाता है। उसके बाद में अनुपूरक यानी कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है और जो वोट ऑन अकाउंट है उसका प्रावधान, इन दोनों का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। लेखा अनुदान का प्रावधान तो मैंने अभी बता दिया है, लेकिन अनुपूरक अनुदान मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है साथियों? आप जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम में क्या होता है, कभी कॉपी कम पड़ जाती है तो हम सर से क्या लेते हैं? सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपको जितनी राशि दी गई, आपको जितनी राशि आवंटित की गई, वो राशि क्या पड़ रही है? कम पड़ रही है। वो राशि क्या कर रही है? कम पड़ रही है। उस कंडीशन में सरकार द्वारा जो अनुदान की मांग की जाती है वो कौन सी मांग होती है? अनुपूरक अनुदान होती है। अर्थात किसी भी वित्तीय वर्ष में जो सरकार द्वारा जो प्रचलित जो सेवा थी, उस सेवा के लिए जो आवंटित राशि थी, अगर उस आवंटित राशि में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार कौन सी मांग रखती है? अनुपूरक अनुदान की मांग रखती है। नंबर 4 हो ही गया। नंबर 5 है कि संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाना। संसद में कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया जाना? वित्त विधेयक, यानी फाइनेंस बिल है। फिर से फाइनेंशियल बिल नहीं है, फाइनेंशियल बिल का उल्लेख किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 में। यहाँ पे है फाइनेंस बिल, यानी कि जो बजट की जो प्रक्रिया होती है, बजट की प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है, अंतिम चरण में फाइनेंस बिल पारित होता है। और फाइनेंस बिल किससे संबंधित होता है? जो आगामी वित्तीय वर्ष है, उस आगामी वित्तीय वर्ष में कौन कौन से करारोपण किए जाएंगे, कौन कौन से सरकार द्वारा टैक्स लगाए जाएंगे, उससे संबंधित जो विधेयक होगा, उस विधेयक को हम कौन सा विधेयक बोलेंगे साथियों? उसको वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल बोलने वाले हैं। तो ये 5 नंबर भी सही हो गया। तो इसके अंदर कौन सा हो गया? 1 2 3 5 सही है, बाकी 4 गलत हैं। 4 इसलिए गलत हैं क्योंकि भारत के अंदर 6 माह के अंदर किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक रिव्यू नहीं होता है। तो ये थी साथियों हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जो बजट की जो प्रक्रिया है, उस बजट की प्रक्रिया को जानने का प्रयास किया। एक बार से बजट की प्रक्रिया फिर से देख लेते हैं कि बजट की प्रक्रिया में क्या होता है। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद में बजट पर सामान्य चर्चा होती है, उसके बाद में विभागीय समिति द्वारा जांच की जाती है। नंबर 4 पे अनुदान की मांग एवं कटौती प्रस्ताव आता है। नंबर 5 पे विनियोग विधेयक आता है और नंबर 6 पे क्या होता है? वित्त विधेयक आता है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आप सब